All right, we are live everyone. A very good afternoon and warm welcome to Infinity Learn Neat by श्री चैतन्य। बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी सुपर धमाकेदार सीरीज में, जिसमें हमने जेनेटिक्स स्टार्ट कर दिया था। वी आर डन विद लेक्चर नंबर 1, जो आपका जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है, नॉट लेक्चर, पूरा ही चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं, विच इज योर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज जो आपका सेकेंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस जो आपका सेकंड चैप्टर है मेरे बच्चों, उसमें भी हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज एक इतने बेहतरीन टॉपिक की बारी है जिसका आप सब इंतजार कर रहे होंगे। रेप्लिकेशन हमें समझ नहीं आता। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया था नीट 2021 वाले पेपर में, जो कि थोड़ा सा एनालिटिकल हो गया था इस वाले पार्ट से, जो कि मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ है, कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है। तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सी चीजें हैं इस टॉपिक के अंदर, इसीलिए ये टॉपिक हमें थोड़ा सा भारी महसूस होता है। तो आज इस टॉपिक को हल्का बनाते हैं इसी सेशन में बच्चों। यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड। एंड स्टार्ट करने से पहले गुड आफ्टरनून मेघा भारती, हाउ आर यू बेटा। स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सारे मेरे बच्चे सेशन को शेयर कर दो, इसको लाइक कर लो। अपने सारे दोस्त जिनके साथ बैठ के आप एक बेहतर एनर्जी के साथ में पढ़ाई करना चाहते हो, सबको बुला लो, क्योंकि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, क्योंकि आज हम शुरुआत करेंगे अपने बहुत ही सुपर डुपर से टॉपिक से। You are new here, you are most welcome बेटा मेघा, you are most welcome। बस मेरी क्लासेस में नीट बीएससी पार्शियल ड्रॉपर, कितनी अच्छी बात। अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हो बेटा और आपको ये टाइम सूट करता है, तो आपको लाइव क्लास जरूर लगानी चाहिए, बिकॉज लाइव क्लास में हमारा इंटरेक्शन बेहतर हो पाएगा। आप अपने सारे सवाल मैम से पूछ सकते हो। मेघा, ये चैप्टर के मैं पिछले टॉपिक्स करा चुकी हूँ। डीएनए हम कंप्लीट कर चुके हैं, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो टॉपिक्स हो चुके हैं उसको आप एक बार पुराने लेक्चर में जाकर के देख लेना बेटा, ठीक है। वीडियो पॉज हो गया था, अभी अच्छे से सुन पा रहे हो आप मुझे? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? यस एवरीवन, ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग क्लियर? दिस इज माय फर्स्ट ड्रॉप। मेघा भारती, अगर आपके फर्स्ट ड्रॉप है, इसको हम लास्ट ड्रॉप बनाएंगे और आपको अपनी एक सीट, गवर्नमेंट सीट हम दिला करके रहेंगे, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज मैं जरूर बताऊंगी तुम बच्चों को, जब भी क्लास में कहीं पे भी इंटरनेट ग्लिच हो जाता है या क्लास किसी कारणवश रुक जाती है, तो उस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। ऐसा वरदान हमें प्राप्त है। तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन तुम्हारा 2024 में जरूर आएगा। ये तुम नोट डाउन करते हुए चलो, है ना। जितने बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए होते हैं वो बाद में यही बोलते हैं कि मैम जहां पे क्लास रुकी थी ना, वहीं से ही तो क्वेश्चन जरूर बन के आया था। चलो जोक्स अपार्ट, बीएससी के साथ मेघा भारती बेटा जरूर हो जाएगा, है ना। मैं कोई आपको झूठा आश्वासन नहीं दे सकती हूँ कि आप बस खाली बैठे रहो और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। आपको बीएससी के साथ में एक राइट बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरी बात समझो, आप खाली बैठे रहो, लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी उठा के पढ़ाई कर लो, उससे तो नहीं होगा मेरे लाल, उससे नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी से, डिवोशन से अपना 100% दे रहे हो एग्जाम को, आप पढ़ाई लगा रहे हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है आपका सिलेक्शन होने से। ये मैं आपको कहती हूँ, ठीक है। अगर आपको खुद को बिलीव है, यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आपको ये भरोसा है कि यार मैं अपना 100% दे रही हूँ, अपना मैक्सिमम पोटेंशियल मैं यूज कर रही हूँ, उसके बाद सिर्फ हार्ड वर्क ही काम आता है और कुछ काम नहीं आता है। तो इफ यू आर सर्टेन ऑफ दैट कि हाँ मैं अपना 100% दे रही हूँ, तो पक्का से हो जाएगा। तुम्हें मुझसे क्या, किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, आप खुद से पूछो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या मैं 100% दे रही हूं या नहीं दे रही हूं, क्या मेरी पढ़ाई जो है, जो डेली बेसिस पे मुझे यूज करना चाहिए टाइम, क्या मैं उतना टाइम यूज कर रही हूं या नहीं कर रही हूं। ये सवाल आपको खुद से पूछने हैं, ठीक है, और डेली बेसिस पे पूछने हैं। डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। थैंक यू मैम। रिलेटिव बहुत डीमोटिवेट करते हैं, बट अपना भाई देखो, रिलेटिव का ना काम यही है ना, खाली बैठे हुए हैं, नौकरी आराम से चल रही है, उनका काम यही है तुमको डिमोरलाइज करना, और तुम्हारा काम यही है डिमोरलाइज नहीं होना।
डीमोटिवेटेड नहीं होना है। कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर तुम्हें डीमोटिवेट कर पा रही है तो किस बात का इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेन लेकर के बैठे हुए हो। जब भी कोई रिलेटिव मेरे बच्चे आपको ये बोले कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो अपने आप से ये बोलना कि मैम ने मुझे समझाया था, मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मैं सबसे सुपीरियर स्पीसीज हूं, मेरे अंदर तो सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। नेचर ने सोच समझ के तुमको इतना सुपीरियर, इतना सेल्फ कॉन्शियसनेस वाला पर्सन बनाया है। आप समझ सकते हो, आप अपनी सराउंडिंग से बहुत बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो जब आपके अंदर खुद कैपेबिलिटीज है तो बाहर का एक्सटर्नल नॉइस कुछ भी बोल रहा हो उस पर ध्यान नहीं देना है मेरे बच्चे, नहीं देना है। सोनिया राणा का भी पहला ड्रॉप है, चलो इसको फर्स्ट एंड लास्ट ड्रॉप बनाते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। शुरुआत करते हैं अपने आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक से, व्हिच इज रेप्लिकेशन। इस पे रेप्लिकेशन पे सवाल जरूर 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 आएगा, चाहे तो एक्सपेरिमेंट पे आ जाए, मेजल्सन वाले एक्सपेरिमेंट पे, या आपका डिसकंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस पे आ जाए, या डीएनए लाइगेज के बारे में आपसे पूछ ले। पूरे टॉपिक में कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, बट एक क्वेश्चन यहां से श्योर शॉर्ट आएगा। हेलो पवार प्रीति, हेलो बेटा। कि पापा बहुत सपोर्ट कर देते हैं यार। मेघा भारती, जो आप बोल रहे हो ना, आई हैव बीन थ्रू द सेम सिचुएशन। मेरे पेरेंट्स को भी लोग ऐसे बोलते थे, क्या करना है पढ़ा के, शादी करा दो, काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये जो बोलते हैं अब तो आपको उनको दिखाना ही पड़ेगा कि तुम ऐसा बोल रहे थे ना। अब देखो, मैं आज डॉक्टर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर मेघा भारती बन चुका है। अगर आपकी बात, आपके पापा आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू सपोर्ट योर फादर। आपके फादर ने कुछ बहुत ही मंशा से, बहुत ही चीजें सोच करके आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब आपको, अब आपकी बारी है ये शो करने की। तो डीमोटिवेट होकर के बैठने से नहीं कर पाओगे, ये कर पाओगे आप एक अच्छा रिजल्ट शो करके। योर एक्शन विल स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। तो वर्ड्स में मत जाओ, अपने एक्शंस में दिखाना, ठीक है। चलो, सुपर्ब सुपर्ब। पवार प्रीति, यू आर ए फ्रेशर। प्रतिभा गुप्ता, हेलो बेटा, हेलो सोनिया, हेलो। तो चलो जी, शुरुआत कर देते हैं अपने आज के सुपर से अमेजिंग के टॉपिक की। बस मुझे चाहिए आपसे तीन चीजें। पहली चीज, अपनी एनसीईआरटी साइड में लेकर के बैठो। दूसरी चीज, एक पेन एंड पेपर जरूर होना चाहिए, फोकस कंप्लीटली मैम पे होना चाहिए। बस मोबाइल को साइड में रख दो, जहां पे स्क्रीन पे क्लास चल रही है वही क्लास आपके सामने होनी चाहिए। सब चीजें साइड में रख दो और सिर्फ मैम की बात सुनते हुए चलना है, एनसीईआरटी में अपना नोट डाउन करते हुए चलना है। दैट्स ऑल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई हम शुरुआत कर रहे हैं अपने टॉपिक की, विच इज रेप्लिकेशन। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब डीएनए का स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया गया था बच्चों, अच्छा जिसने पुरानी क्लास नहीं देखी है प्लीज देख लेना, एक कनेक्टिविटी फील होगी आपको। सारे टॉपिक्स A to Z पढ़ाए गए हैं, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश आप कर पाएंगे। तो जब डीएनए की डिस्कवरी करी तो जब समझ में आया कि यार इसका ना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ में ये बात बहुत ही क्लियरली समझ आ गई थी कि जो दो बेस पेयर है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। एक ही सामने हमेशा T आ रहा है, G के सामने हमेशा C आ रहा है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉलो हो रही है वो किस वजह से हो रही है, ये जो डीएनए है ये कैसे रेप्लिकेट कर पा रहा है, ये अपनी ही टाइप ऑफ कॉपीज को कैसे बनाता है। तो काफी सारे साइंटिस्ट लग गए फाइंड आउट करने में कि जो अपने ही टाइप की कॉपीज बना रहा है वो किस मेथड से बना रहा है। क्या तो ये डीएनए एज इट इज नया डीएनए सिंथेसाइज कर रहा है, या हो सकता है आउट ऑफ टू स्ट्रैंड एक ही स्ट्रैंड नया हो, एक स्ट्रैंड पुराना ही काम में लिया जा रहा है। या ये भी हो सकता है कि जो डीएनए की दो स्ट्रैंड्स है वो बिट्स एंड पार्ट्स में नए स्ट्रैंड में जा रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट थे सबने कहा कि यार तीन थ्योरीज हमारे सामने आती है। पहली थ्योरी तो ये है कि इसका जो रेप्लिकेशन है इट इज कंजर्वेटिव, पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये आती है कि यार कंजर्वेटिव नहीं, it should be dispersive, एंड तीसरी थ्योरी ये आती है मेरे बच्चों कि डिस्पर्सिव कंजर्वेटिव नहीं, इट हैज टू बी सेमी कंजर्वेटिव। तीनों के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। तो भाई कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि डीएनए के दो स्ट्रैंड है और जब ये डीएनए नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड एज इट इज नया स्ट्रैंड बना देंगे। तो सिंस बोथ द स्ट्रैंड्स आर कंजर्व, दैट इज व्हाई हम इसको कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन बोल देते हैं। एम आई क्लियर?
एम आई क्लियर प्रतिभा गुप्ता? ये पहला ड्रॉप है बच्चा, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, पहला ड्रॉप जिसका होता है वो ही टॉप आते हैं, वो फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। यस, तो फर्स्ट इज कंजर्वेटिव। तो अगर मेरे दोनों के दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एज इट इज नए डीएनए में ट्रांसफर हो रहे हैं, उस मेथड को आप कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज डिस्पर्सिव। अगर आपके दोनों स्ट्रैंड्स कुछ पार्ट्स में टूट गए हैं और टूटने के बाद मिक्स होकर के एक नया डीएनए बना देते हैं, उसको आप डिस्पर्सिव कहते हैं। डिस्पर्स हो गए हैं सारे के सारे पार्ट्स आपके, उसको आप डिस्पर्सिव कहते हैं। एंड नंबर 3 इज सेमी कंजर्वेटिव, जिसका ये मानना है कि आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, 1 स्ट्रैंड will be parental, पुराना ही रहेगा, and second strand will be newly synthesized। तो एक स्ट्रैंड मेरा पुराना है, दूसरा स्ट्रैंड मेरा नया सिंथेसाइज हो रहा है, ये हमें बताया सेमी कंजर्वेटिव मेथड ने। तो भाई सारे साइंटिस्ट में बड़ी लड़ाई हुई, किसी ने कहा कि यार कंजर्वेटिव होना चाहिए, किसी ने कहा डिस्पर्सिव, लेकिन फाइनली ये प्रूव किया मिचेल्सन एंड स्टॉल सर ने, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के तहत प्रूव कर दिया। ई कोलाई में एक्सपेरिमेंट किया एंड इन्होंने प्रूव किया कि भाई कंजर्वेटिव डिस्पर्सिव नहीं, इट इज योर सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये कैसे सेमी कंजर्वेटिव होता है देख लेते हैं बच्चों। हाँ, हमारे पास नोट्स नहीं है क्या? जस्ट अ सेकेंड। अच्छा ठीक है, यहां पे हम स्पेस निकाल लेंगे। आई वॉन्ट टू कीप इट एंड यस, ये रहा अपना नोट्स, नोट्स निकाल लेते हैं। यस 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 यस। कुछ डाउट है बच्चे तो प्लीज पूछो मुझसे, कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। सुमू गेमिंग, डाउट है मेरे बच्चे तो प्लीज पूछ ले, ठीक है? अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। यस, तो मैंने आपको बताया कि ये 3 तरीके की धारणाएं प्रचलित थी। आउट ऑफ दीज 3 धारणाएं फाइनली ये प्रूव हुआ कि इट इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि एक्चुअली आपका डीएनए फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली आपका डीएनए जो है वो फॉलो कर रहा है। नाउ जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, देखो जरा ध्यान से बेटा, जो लोग लाइव नहीं है ये उनका नुकसान है, ठीक है, ये उनका नुकसान है। हमारा काम है पढ़ाना। मैं बहुत डीपली कृष्ण जी को फॉलो करती हूँ कि अपने कर्म पे भरोसा रखो, हम अपना कर्म करते हुए जाएंगे। हमारा काम है डॉक्टर प्रोड्यूस करना साल दर साल, ये ईश्वर का काम है कि ये किसके ऊपर ये ज्ञान दिया जाए, कौन इस ज्ञान का साक्षी हो, ये ईश्वर के ऊपर है, ठीक है? पावर प्रीति, तो जो नहीं देख रहा ये उसका नुकसान है ना? हमारा काम तो यही है, हमारा कर्म यही है कि हम अच्छे से डॉक्टर बनाते रहे, प्रोड्यूस करते रहे साल दर साल। 12वां साल आज हमारा चल रहा है, तो ये हम अपना काम करते रहेंगे, हम अपना कार्य बखूबी निभाते रहेंगे, बाकी तो ईश्वर की माया है। चलो, तो भाई सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है मैं आपको ये समझा रही थी बच्चों। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मिचेल्सन एंड स्टॉल सर ने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार ई कोलाई के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया? ई कोलाई आपका प्रोकैरियोट है, वी नो इट वेरी वेल। अब जो डीएनए है उसमें डबल स्ट्रैंड आपका प्रेजेंट होता है, तो उन्होंने क्या किया, जो ई कोलाई है उसको कॉन्जिक्यूटिवली बहुत सारी जनरेशंस के लिए N15 मीडियम पे ग्रो कराया। तो नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स है, N15 एंड N14। आदर्श मेरे को 340 मिला बायोलॉजी में, क्या बात है आदर्श, छा गए बेटा, छा गए। टोटल मार्क्स 613 है। जनरल अगर हो तो थोड़ा फाइट हो सकती है, बाकी एडमिशन तो मिल जाएगा गवर्नमेंट में पक्का से। हाँ जी, तो इन्होंने क्या किया, N15 में ई कोलाई को ग्रो कराया कम से कम 5 से 6 जनरेशंस तक। उससे क्या हुआ, उससे ये इंश्योर हो गया कि जहां जहां पे डीएनए है, डीएनए में जहां पे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, डीएनए में जहां पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एवरी नाइट्रोजन हैज टू बी N15 टाइप। सारी की सारी नाइट्रोजन आपकी N15 टाइप की है। ठीक है, ठीक है,
सारी की सारी आपकी N15 टाइप की है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले, जैसे आप तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ के चलते हो कि मैम तैयारी शुरू कर रहा हूँ, क्या क्या किताबें मेरे पास होनी चाहिए, नंबर 1। क्या मुझे टाइम टेबल अपना बनाना चाहिए, नंबर 2। एनसीईआरटी से कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, एनसीईआरटी के अलावा क्या पढ़ना है, नंबर 4। तो ये सारी तैयारी आप करते हो। इन ए सिमिलर वे साइंटिस्ट जब भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता है वो अपने पास में एक टेस्ट को रख के चलता है। अब वो टेस्ट क्या है, वो एक प्योर चीज है। वो प्योर चीज क्या है, जब आपने ई कोलाई को 5 से 6 जनरेशन तक बार बार लगातार N15 मीडियम में ग्रो कराया, तो उसके एक एक नाइट्रोजन में N15 इनकॉर्पोरेट हो गया। तो जहां पे डीएनए है मतलब नाइट्रोजन मेरा N15 वाला है, N14 यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। ही मेड श्योर कि जहां पे भी नाइट्रोजन होगा वो N15 टाइप का ही नाइट्रोजन होगा। हेलो कोमल, हेलो अरमान, लेट नहीं है बेटा, बस हमने अभी शुरू किया, हम बात कर रहे थे अपने बच्चों से। डन। तो बच्चे जब N15 आपका हर कहीं प्रेजेंट है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखो हम लेते हैं यहाँ पे, इन्होंने पहले ये इंश्योर किया कि ये आपके 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैं, ये भी पूरा N15 है, ये भी पूरा N15 है। नाउ इस ई कोलाई को ग्रो कराया एक मीडियम में, और जो मीडियम में ग्रो कराया, सुनना ध्यान से, जिस मीडियम में ग्रो कराया वहां पे हमने N14 वाले आइसोटोप को यूज किया। तो पहले मेरे पास सिर्फ N15 है, अब मैं सिर्फ N14 यूज कर रही हूं। इसका मतलब मुझे समझ आ जाएगा कि जो पुराना डीएनए है वो तो N15 है, जो भी नया डीएनए है वो मेरा N14 वाला है। तो जहां जहां पे N14 इनकॉर्पोरेट हुआ वो मेरा नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है। जहां जहां पे N15 प्रेजेंट है वो मेरा पुराना ही स्ट्रैंड चल रहा है। एम आई क्लियर इन दिस थिंग? एम आई क्लियर एवरीवन? ये बात किसको समझ में आई? यस। तो इन्होंने पहले मेक श्योर किया कि दोनों स्ट्रैंड्स में N15 हो, उसके बाद इस ई कोलाई को ग्रो कराया N14 में। 20 मिनट के बाद में चेक किया, 20 मिनट्स के बाद में चेक किया, जो डीएनए आया उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद समझ में आया कि यार जितना भी डीएनए मेरा आया है ना वो सारा का सारा हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, वहां पे N14 एंड N15 दोनों प्रेजेंट है विद इन द सिंगल ई कोलाई। आशु हेलो बेटा, हेलो, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। सुनते हुए चलो, जहां पे भी लगे गैप है, जहां पे भी लगे नहीं समझ आया, मेरे को प्रॉम्प्टली आप चैट बॉक्स में लिख देना तब के तब, ठीक है। वहीं पे रुक के मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, राइट। तो 20 मिनट के बाद ये समझ में आया कि यार हाइब्रिड टाइप ऑफ डीएनए है। अब सारे साइंटिस्ट जो है ना वो कंफ्यूज हो गए कि यार डिस्पर्सिव मेथड ही यहाँ पे हमें लग रहा है, बिकॉज अगर कंजर्वेटिव होता तो उस केस में तो ये दोनों के दोनों N15 ही होने चाहिए थे। तो ये पहले ही सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि भैया कंजर्वेटिव मेथड तो नहीं हो सकता है। जो साइंटिस्ट का मानना है कि दोनों स्ट्रैंड पास ऑन होंगे, दैट इज नॉट फिजिबल। अब क्यूरियोसिटी लेवल तो सुपर्ब रहता है साइंटिस्ट का। इन्होंने कहा यार 20 मिनट और चेक करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। 20 मिनट्स और इन्होंने N14 में ही इस ई कोलाई को ग्रो किया। जब 20 मिनट्स एक्स्ट्रा इस 20 मिनट के बाद में ग्रो किया तो हमें समझ में आया कि अब जो डीएनए निकल के आ रहा है वो 2 अलग टाइप का डीएनए है। 50% तो यहाँ पे N14 N15 है और 50% तुम्हारा N14 N14 है। देखो भाई, ये लाइट डीएनए है, ये तुम्हारा हाइब्रिड डीएनए है, दोनों 50-50% है। तो अगर डिस्पर्सिव होता, अगर डिस्पर्सिव मेथड होता तो ये N14 नहीं आ पाता, विच मींस ना तो कंजर्वेटिव है ना ही डिस्पर्सिव है, ना ही डिस्पर्सिव है। तो कैसा मेथड ऑफ रेप्लिकेशन है? बोलो मैम सेमी कंजर्वेटिव। कैसे प्रूव हुआ? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि एक स्ट्रैंड पुराना रहेगा, दूसरा स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज हो जाएगा। यहां देखो मेरे बाल को, यहां देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारा हाइब्रिड डीएनए निकल के आया। कैसा निकला? बोलो मैम हाइब्रिड डीएनए निकल के आया। कैसे निकला हाइब्रिड डीएनए? बिकॉज एक स्ट्रैंड तुम्हारा N15 था जो पुराना वाला पेरेंटल था, दूसरा स्ट्रैंड तुम्हारा नया सिंथेसाइज हुआ N14 जो कि आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड है। यहां देख लो, एक स्ट्रैंड तुम्हारा पुराने वाला है, यहाँ पे N15, नया सिंथेसाइज हुआ N14, बिकॉज मीडियम में मैं सिर्फ N14 दे रही हूं। इन ए सिमिलर वे एक स्ट्रैंड N14 पेरेंटल है, दूसरा नया सिंथेसाइज हुआ क्योंकि मैं मीडियम में N14 ही दे रही हूं। एम आई क्लियर?
Am I clear? Am I clear everyone? In the chat box do let me know. तो ये एनसीईआरटी जो आपकी लिखती है यहाँ पे, एनसीईआरटी ने क्लियरली आपको लिखा हुआ है मेरे बच्चों कि ये फर्स्ट में जब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया तो दोनों स्ट्रैंड तुम्हारे N15 वाले थे। 20 मिनट्स तक इन्होंने N14 में ग्रो किया, सेंट्रीफ्यूज किया, चेकआउट किया कि हाइब्रिड डीएनए मेरा निकल के आया। उसके बाद नेक्स्ट 20 मिनट्स ग्रो किया तो देखा यार 50% लाइट डीएनए है एंड 50% हाइब्रिड डीएनए है। आया समझ? अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन पूछती हूँ मेरे बच्चों से। क्या तो तुम पूछो क्वेश्चन या मैम पूछेगी क्वेश्चन? क्या तो तुम पूछ लो क्वेश्चन मुझसे, अभी कुछ नहीं समझ में आया हो तो। अदरवाइज मैम क्वेश्चन पूछेगी और उसका आंसर नहीं आया तो फ्लाइंग चप्पल आएगी यहाँ से। चप्पल नहीं मैम, जूता पहनती है हमेशा, तो फ्लाइंग जूता मिलेगा यहाँ से। और 8 नंबर का जूता है, हाइट भी इंशाल्लाह काफी अच्छी है, तो 8 नंबर का जूता पड़ेगा। फटाफट से पूछ लो जो भी पूछना आपको। सुपर क्लियर है? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच बेटा। हाँ जी, यस यस, कुछ भी पूछना है प्लीज पूछ लो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। नहीं पूछना है तो मैम एक सवाल तुमसे पूछ रही है, ये 40 मिनट्स हुआ, अगर इस एक्सपेरिमेंट को मैं कंटिन्यू करूं अप टू 60 मिनट्स, अगर मैं इसको 60 मिनट तक कंटिन्यू करूं, अब मुझे बता दो क्या रिजल्ट आएगा। बताओ भाई, अब मुझे बताओ क्या रिजल्ट आएगा अगर मैंने इस एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट 20 मिनट्स भी, ओहो ये तो कितना ब्लैक हो गया, नेक्स्ट 20 मिनट्स भी मैंने अगर कंटिन्यू कर दिया तो अब रिजल्ट क्या आएगा? बताओ भाई, बताओ बताओ। देखती हूँ कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। जो सही आंसर करेगा उसको इनाम दिया जाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा। वो इनाम कुछ भी हो सकता है, वो प्राइज कुछ भी हो सकता है। यस, ये 40 मिनट तक एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। मैं तुमसे पूछ रही हूं अगर मैंने नेक्स्ट 20 मिनट भी रख दिया इस डीएनए को तो क्या रिजल्ट आएगा? तो क्या रिजल्ट आएगा बता दो बच्चों मेरे, बता दो। नहीं बता पा रहे हो मैम बता दे आपको, नहीं बता पा रहे हो तो मैम बता दे भाई। अगर इसको भी हमने 20 मिनट्स के लिए रख दिया तो तुम्हारा 75% ऑफ द डीएनए तो लाइट रहेगा और 25% ऑफ डीएनए तुम्हारा जो है वो हाइब्रिड हो जाएगा। पूछो मैम ऐसा कैसे? पूछो मैम ऐसा कैसे हुआ? बेटा डीनेचुरेशन तो होगा ही होगा मेगा, ऐसा कैसे हुआ? आप देखो यहाँ पे मेरे पास N15 दो स्ट्रैंड्स है ना। जब ये डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो ये N15 मेरा पुराने वाला स्ट्रैंड, ये N15 मेरा पुराने वाला स्ट्रैंड। अब जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होना चाहिए, क्योंकि मैं मीडियम में N14 दे रही हूं तो ये मेरा नया स्ट्रैंड हो गया जो कि मीडियम में सिंथेसाइज हुआ। ये मेरा नया स्ट्रैंड हो गया जो कि मीडियम में सिंथेसाइज हुआ। तो सारा डीएनए कैसा है देवश्री? टॉपिक इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। सारा डीएनए कैसा है? बोलो मैम हाइब्रिड डीएनए है। सारा का सारा डीएनए मैम हाइब्रिड डीएनए है। आया समझ? अब इसके आगे जब हमने देखा, अच्छा इसको एक बार ना हम इरेज कर देते हैं और शुरुआत से शुरू करके मैं आपको बताती हूँ। इनिशियली मेरे पास ये डीएनए है N15 वाला, ठीक बात है। फर्स्ट 20 मिनट्स में दो स्ट्रैंड्स बने, ये मेरा N15, ये मेरा N15। कहीं पे भी नहीं समझ आए तो प्लीज मुझसे पूछना बच्चों। जो दूसरा स्ट्रैंड है N14, ये किसको समझ आ गया? ये किसको समझ आ गया? 20 मिनट्स वाला। दोनों के दोनों क्या बन गए जी? हाइब्रिड बन गए। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? इससे एक स्ट्रैंड मेरा N15 है, एक मेरा N14 है, एक मेरा N14 है। इन अ सिमिलर वे इसमें भी एक मेरा N14 है और एक मेरा, ये क्वेश्चन आया था बच्चों, ये क्वेश्चन आया था बच्चों। यस, ये क्वेश्चन तो हमसे पूछा गया था, जो मैम ने पूछ लिया 60 मिनट वाला। नया हुआ N14, नया हुआ N14, नया हुआ N14, नया हुआ N14। रिजल्ट देख लो, रिजल्ट देख लो। लाइट लाइट, हाइब्रिड हाइब्रिड।
इसीलिए मैम ने कहा कि भैया 50% तुम्हारा लाइट डीएनए है एंड 50% तुम्हारा हाइब्रिड डीएनए है। एम आई क्लियर? 50 लाइट है, 50 हाइब्रिड है। एम आई क्लियर इन दिस थिंग? क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैम ने तुमसे पूछ लिया ये 40 मिनट पे तो हम समझ गए, उसके आगे की कहानी समझाओ 60 मिनट्स पे। ध्यान से देखना मेरे बच्चों, 60 मिनट्स पे क्या होने जा रहा है। अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो एक स्टैंड मेरा N14 है, दूसरा स्टैंड मेरा N14 है। करेक्ट बात है। अगर मैं इसको करूं, एक स्टैंड मेरा N14 है बट एक मेरा N15 है। क्लियर हो गया? इस दो से ये 4 बन गए। ठीक है, इसको देख लेते हैं जी। एक स्ट्रैंड मेरा N15 है, दूसरा मेरा N14 है, ये मेरा N14 है, ये मेरा N14 है। ये 4 निकले। जो नया बनेगा वो तो हमेशा N14 ही होगा। तो यहाँ पे मेरा N14, यहाँ पे मेरा N14, यहाँ पे मेरा N14, 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 14, 14 एंड 14। अब देखो जी, कैलकुलेट कर लो मेरे बच्चों, कैलकुलेट कर लो। ये लाइट 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 लाइट, ये हाइब्रिड ये हाइब्रिड। तो 75% इज लाइट डीएनए एंड 25% आपका हाइब्रिड डीएनए बन जाता है। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन की फॉर्मेट में डाल दिया है बीच में सैंडविच करके। मैम लाइट ज्यादा, बेटा लाइट ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट कर रहा है। आपने मीडियम में लाइट डीएनए को रखा है। इनिशियली जो इकोलाई था वो आपका हैवी टाइप का ही था, उसके बाद आपने इसको लाइट टाइप के अंदर ग्रो कराया ताकि आप समझ पाओ कि पेरेंटल कितना आ रहा है, नया कितना सिंथेसाइज हो रहा है। तो पेरेंटल आपका N15 है, नया आपका N14 है। तो जब भी नया बनेगा तो वो N14 ही इनकॉर्पोरेट होगा, पुराना रहेगा तो N15 ही रहेगा। आई मेरी बात समझ? क्यों लाइट ज्यादा हो रहा है मेघा भारती? आई मेरी बात समझ? लाइट ज्यादा क्यों हो रहा है? यस 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 यस, क्लियर है? अगर कुछ भी डाउट है, मैंने जो कुछ सवाल पूछा उसमें, तो प्लीज मुझसे आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज हम चलते हैं आगे। मैंने आपको समझाया मिज़ेल्सन एंड स्टॉल ने ये प्रूव किया। अच्छा, लाइट कलर की वजह से कम दिख रहा है, ये आप कहना चाह रहे हो? तो ये देखो, यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है बेटा, यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है क्या? यहां पे लाइट कलर की वजह से। अच्छा जी, ठीक है। आपको बस इतना समझना है, जहां पे व्हाइट कलर आपको दिख रहा है ना बेटा, वो N15 है। चलो इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड बना देते हैं। ये रेड दिख रहा है, ये N15 हो गया, ये रेड N14। N14 को रेड कर दिया हमने, ठीक है? अभी ठीक है? अच्छा चलो वापस से सुनो, फिर वापस से सुनते हैं। इसको पूरा हम इरेज कर देते हैं, इसको पूरा इरेज कर देते हैं। मुझे बताओ, ये रेड कलर दिख रहा है सारे बच्चों को? दिख रहा है रेड कलर सभी बच्चों को? गुड आफ्टरनून ज्ञानशु, दोबारा से बता रही हूँ मैं सब बच्चों को, रेड कलर दिख रहा है? पहले बताओ, क्लियरली दिख रहा है? यस, क्लियरली दिख रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। रेड भी नहीं दिख रहा है क्या? रेड तो दिख रहा है यार, बकवास मत करो, रेड तो दिख रहा है। यस, रेड दिख रहा है अच्छे से, है ना? चलो, हाँ जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है या डिस्पर्सिव है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड हुआ तो आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड आपका पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा, दूसरा स्ट्रैंड आपका नया सिंथेसाइज होगा। अब इसको हम कैसे चेक करें? तो मिज़ेल्सन एंड स्टोल सर ने क्या किया, इन्होंने इकोलाई को ग्रो कराया 5 से 6 जनरेशंस तक N15 मीडियम में, ताकि जो आपका इकोलाई है, जहां जहां पे डीएनए है, जहां जहां पे नाइट्रोजन है, वो हैवी टाइप ऑफ नाइट्रोजन हो, वो आपका N15 टाइप ऑफ नाइट्रोजन हो। तो अब मेरे पास जो इकोलाई है उसका जो डीएनए है, ये रेड कलर से मैं शो कर रही हूं। इस डीएनए में मेरा N15 एंड N15 ही आइसोटोप पाया जा रहा है। ये बात किसको समझ में आई? ये बात किसको समझ में आई?
N15 N15 ही प्रेजेंट है। जहां पे डीएनए है, जहां पे नाइट्रोजन है, हर कहीं सिर्फ और सिर्फ N15 ही प्रेजेंट है। ये बात किसको समझ में आई? ये बात किसको नहीं समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये बात किसको नहीं समझ में आई, पूछो मुझसे। N15 N15 क्लियर है। अब हमने इस डीएनए के अंदर क्या किया, इस ई कोलाई को मैंने N14 मीडियम के अंदर ग्रो कराया। ये मैंने क्यों ग्रो कराया? ताकि हम ये समझें कि जहां पे भी पुराना डीएनए है वो N15 टाइप है, और जहां पे भी नया डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ वो N14 टाइप का इनकॉर्पोरेट होगा। आई बात समझ? तो मैंने क्या किया, एक मीडियम दिया ई कोलाई को ग्रो होने के लिए, उस मीडियम में एक्सक्लूसिवली N14 को ही मैंने रखा हुआ है। ये बात किसको समझ में आई? कम ऑन इन द चैट बॉक्स, ये बात किसको समझ में आई? आई समझ में। N14 दिया। अब जब मैंने N14 दिया, इसका मैं कलर चेंज कर रही हूं, आपको ब्लैक तो दिख रहा होगा ना, ताकि दो डिफरेंट कलर आपको दिख जाए। N14 तो जब मैंने इस मीडियम में 20 मिनट तक ग्रो कराया, पूछो 20 मिनट तक ही क्यों ग्रो कराया? क्योंकि 20 मिनट में ही ये रेप्लिकेट कर पाएगा, इसलिए मैंने 20 मिनट्स के लिए ग्रो कराया। जब मैंने 20 मिनट्स के लिए इसको ग्रो कराया तो मैंने ये पाया कि आफ्टर 20 मिनट्स जितना भी डीएनए है वो सारा का सारा हाइब्रिड डीएनए मुझको दिख रहा है। हाइब्रिड माने इसके अंदर आपका N14 भी है, इसके अंदर आपका N15 भी प्रेजेंट है। मतलब जो पहले मेरा इस एक से मेरे दो डीएनए बनेंगे, 1 and 2 डीएनए, ये मेरा N15 है, ये मेरा N15 है। हाइब्रिड कब बनेगा? जब इसमें भी N14 है लाइक दिस, और जब इसमें भी N14 है लाइक दिस। तो यही तो मेरा हाइब्रिड हुआ। when in one DNA strand I am having presence of N14 as well as N15, उसी को तो मैं हाइब्रिड कहूंगी। ये बात किसको नहीं समझ में आई? प्लीज पूछो मुझसे चैट बॉक्स में, प्लीज पूछो चैट बॉक्स में, ये बात किसको नहीं समझ में आई? ये पहला स्टेप किसको नहीं क्लियर हुआ? फर्स्ट स्टेप 20 मिनट्स के बाद ये पाया गया कि जो सारा डीएनए था वो हाइब्रिड था। ये सारा डीएनए आपका हैवी डीएनए है। तो हैवी से हाइब्रिड में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि N14 इनकॉर्पोरेट हो गया एक स्ट्रैंड में। N14 क्यों इनकॉर्पोरेट हुआ? क्योंकि जो मेथड है रेप्लिकेशन का वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, वेयर इन वन स्ट्रैंड इज पेरेंटल विच इज N15 एंड वन स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज्ड विच इज योर N14। N14 नया बन रहा है क्योंकि मीडियम में मैंने N14 ही दिया है। N15 पुराने वाला है मेरा, क्योंकि इक्वलाई से N15 ही मुझे रिसीव हुआ है। ये बात किसके ज्ञान चक्षु में नहीं बैठी? प्लीज मुझको बताओ। पावर प्रीति, मेघा एंड पावर प्रीति, हाँ ये बात आई समझ? पावर प्रीति ज्ञान चक्षु में बैठी। अब मैं आगे चलूं, ये 20 मिनट्स तक की कहानी है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट 40 मिनट पे क्या चेक किया, अब भी मैंने मीडियम के अंदर तो N14 ही दिया है, तो जब भी नया डीएनए बनेगा वो N14 को ही लेके जाएगा अपने पास में। ये कहानी क्लियर है? N14 को लेके जाएगा। अब मेरे पास ये दो डीएनए हैं, एक तो मेरा ये डीएनए है, दूसरा मेरा ये डीएनए है। मैंने एंटिसिपेट ये कर लिया है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, तो इस एक से भी मेरे दो डीएनए बनेंगे और इससे भी मेरे दो डीएनए बनेंगे। ये कहानी क्लियर है? इससे भी दो डीएनए बनेंगे, इससे भी दो डीएनए बनेंगे। अब मैंने कहा हाफ डीएनए पेरेंटल है, तो इसमें दो स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड मेरा N14 है, दूसरा स्ट्रैंड मेरा N15 है, तो ये तो मेरा पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया। एक स्ट्रैंड N14, एक N15। क्लियर है? यहाँ पे भी मेरे दो स्ट्रैंड है, ये मेरा पेरेंटल है N15 एंड ये मेरा N14 पेरेंटल है। क्लियर हुआ? ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स मैंने लिख दिए। अब चूंकि मैंने मीडियम में तो N14 प्रोवाइड किया है, तो जो नया स्ट्रैंड जाएगा वो N15 होगा भारती कि N14 होगा? बता दे बेटा मेघा भारती, बोलो मैम N14 होगा, क्योंकि मीडियम में आपने N14 दिया है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे नया स्ट्रैंड N14, मैं लिख दूं यहाँ पे नया स्ट्रैंड N14, यहाँ पे मैं लिख दूं नया स्ट्रैंड N14, यहाँ पे मैं लिख दूं नया स्ट्रैंड N14। ये बात किसको नहीं समझ में आई? ज्ञानशु सिंगल, आई समझ मेरे बच्चे? ये बात किसको नहीं समझ आई? प्लीज मेरे से पूछो, आई समझ?
अब देखो ये तो पूरा लाइट डीएनए है, बोलो यस मैम। ये पूरा हाइब्रिड डीएनए है, बोलो यस मैम। ये पूरा हाइब्रिड डीएनए है, बोलो यस मैम। ये तुम्हारा लाइट डीएनए है, बोलो यस मैम। तो पूरा रिजल्ट मैं बताऊं तो 50% तो मेरे को लाइट डीएनए मिला एंड रेस्ट 50% मुझको हाइब्रिड डीएनए मिला। बताओ ये बात किसको नहीं समझ में आई? कैसा क्यों बेटा मेघा भारती, ये तो पूछो, क्या बात नहीं समझ में आया आपको? N14 क्यों इनकॉर्पोरेट हो रहा है, आप ये पूछना चाह रहे हो मुझसे मेघा भारती? हाँ, बाकी बच्चे कम ऑन डू लेट मी नो, क्या बात आपको मेरी बात समझ आई? मेघा भारती N14 इसलिए गया क्योंकि मीडियम में मैंने N14 ही तो दिया है बेटा। मीडियम में जो आप दोगे वैसा ही तो रिसीव करेगा डीएनए, है ना? तो डीएनए तो मीडियम से लेगा, मीडियम में मैं N14 दे रही हूं। जब ये ग्रो करेगा आगे तो पुराना स्ट्रैंड तो मेरा N15 रहा, बट नया स्ट्रैंड मेरा N14 सिंथेसाइज हो गया है। आ गई ये बात समझ में? यस यस यस। N14 क्यों ले रहा है मेघा भारती? क्योंकि मैं मीडियम में वही दे रही हूं। अब देखो मेघा भारती, एक बात सुनो, तुम्हारा खुद का अपना दिमाग है। अब कोई रिलेटिव्स तुम्हारे दिमाग में कुछ नेगेटिविटी पोर करे, नंबर 1, या कोई आपको पॉजिटिव बातें समझाए, नंबर 2, आप क्या रिसीव करोगे? दोनों में से ही आप पे डिपेंड करता है। आप पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगे, आप नेगेटिव को रिसीव करोगे, ये प्योरली आप पे डिपेंड करेगा, बिकॉज ब्रेन तो आपका खुद का है। आई समझ? मैम 40 मिनट्स क्यों किया बेटा? अयान क्योंकि ये तो 20 मिनट्स की कहानी थी यहां तक। ये नेक्स्ट सेट ऑफ रेप्लिकेशन है जो आपका 20 मिनट्स, 20 + 20 40 हो गया, ठीक है? 20 + 20 आपका 40 हो गया। ज्ञानशु कह रहा है मैम 80 मिनट्स में हाउ मेनी हाइब्रिड? बेटा खुद कैलकुलेट कर ज्ञानशु। अगर तुम्हारा 40 मिनट्स में 50 लाइट और 50 हाइब्रिड है, मैंने कहा 40 के बाद में 60 मिनट में हमने अभी समझाया तुमको, 60 मिनट्स के ऊपर तुम्हारा 75% तो लाइट होगा और 25% तुम्हारा हाइब्रिड होगा, है ना? अब देखो 80 मिनट्स में हाइब्रिड तुम्हारा और कम हो जाएगा, लाइट तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। आगे बात समझ? लाइट बढ़ता चला जाएगा, हाइब्रिड कम होता चला जाएगा। सिंपल क्लियर कट रीजन इज क्योंकि आप मीडियम में N14 प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि आपके 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पुराना रहता है, पेरेंटल रहता है, एक ही स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज होता है। सिंस वी हैव half conserved DNA and rest half is newly synthesized, that is why we say this is semi conservative method of replication. Am I clear क्यों हम इसको semi conservative बोल रहे हैं? Am I clear? Semi conservative, just a second, semi माने half is conserved, which means one strand is parental and the next strand is newly synthesized. तो आधा स्ट्रैंड पेरेंट से आया, आधा स्ट्रैंड खुद बनाया, इसीलिए आप इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हो, हाफ इज कंजर्व, ठीक है? गौरव प्लीज टेक माय डाउट। गौरव हाँ बेटा तेरा डाउट क्या है? मैम व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव? डिसएडवांटेज का मतलब क्या हुआ बेटा? होता तो यही है सेमी कंजर्वेटिव, ना तो डिस्पर्सिव होता ना कंजर्वेटिव होता, हमेशा आपका सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। एक पॉसिबल डिसएडवांटेज ये जरूर है कि जब पेरेंटल डीएनए ट्रांसफर होता है नीचे तो म्यूटेशन के जो चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको हाफ डीएनए नया बनाना है, तो हल्का म्यूटेशन के चांसेस बढ़ते हैं, जो कि जरूरी भी है। स्लो म्यूटेशन होगा तो आपका इवोल्यूशन के लिए वो हेल्पफुल ही रहेगा, ठीक है गौरव यादव जी? ठीक है प्रतिभा गुप्ता, चलो तो भाई रेप्लिकेशन आपका सेमी कंजर्वेटिव है। ई कोलाई में मतलब प्रोकैरियोट्स में ये प्रूव किया आपके मेजेल्सन एंड स्टॉल्सर ने। नाउ मूविंग ऑन टू, भाई खाली प्रोकैरियोट्स में ही ऐसा है कि यूकैरियोट्स में भी ऐसा होगा? खाली प्रोकैरियोट्स में ही ऐसा है या यूकैरियोट्स में भी ऐसा होगा? ये आगे क्यों नहीं मूव कर रहा है? हाँ मूव कर गया। हाँ जी, खाली प्रोकैरियोट्स में है बच्चा या यूकैरियोट्स में भी ऐसा होगा? भाई प्रोकैरियोट्स का डीएनए इज छोटू सा डीएनए, सर्कुलर डीएनए, हमारा डीएनए इज वेरी वास्ट डीएनए, लीनियर भी डीएनए है। तो क्या हमारे डीएनए की रेप्लिकेशन में और प्रोकैरियोट की रेप्लिकेशन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं? यस डिफरेंसेस तो होंगे, बट क्या हमारा डीएनए पूरी तरह कंजर्व रहता है और प्रोकैरियोट्स के अंदर आपका सेमी कंजर्व रहता है? देखते हैं जी। अगर मैं बात करूं
यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स में मेरे प्यारे बच्चों इसी टाइप का सिमिलर एक्सपेरिमेंट करा गया इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमडीन को यूज किया गया। वहां पे हमने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन को यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव थाइमडीन को यूज किया है टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। वहां पे भी तो हम न्यूली सिंथेसाइज्ड ही देख रहे थे, N14 पे हम फोकस कर रहे थे, याद है? हाँ जी। इन द क्रोमोसोम इट वाज परफॉर्म्ड बाय ऑन वीसिया फेबा। ऑर्गेनिज्म का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू अलर्ट, 2 बार इस लाइन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। भाई जहां पे मैम एमसीक्यू अलर्ट लिख दे तो आप चौकन्ने हो जाया करो, वहां से सवाल बनते हैं। Our DNA is associated with histone। अयान बेटा प्रोकैरियोट का डीएनए में भी तो प्रोटामीन्स होते हैं, तो पहले हिस्टोन से हम सेग्रीगेट करेंगे उसको, तभी तो हम उसका रेप्लिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हिस्टोन को हटा करके उसको अनवाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे मैं आज ही समझा के जाऊंगी तुम लोगों को। मैम इफ देयर आर मिस्टेक्स ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डीएनए टू मैन व्हाट हैपेंस। गौरव कह रहा है कि मैम अगर मिस्टेक होती है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन तो क्या होगा। गौरव यादव जी एक बात सुनो, नेचर ना सुपर पावर है। नेचर ने सारे एंजाइम्स इतने सुंदर तरीके से डिजाइन करे हैं, इतने ब्यूटीफुल डिजाइन करे हैं। गौरव यादव, विल यू बिलीव इफ आई से कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज एन एंजाइम जो 2000 बेस पेयर पर सेकंड में ऐड करता है। 1 सेकंड, मैंने बोला 1, तुम्हारे बॉडी में 2000 बेस पेयर ऐड भी हो गए हैं, है? तो इतना नेचर ब्यूटीफुली डिजाइन कर रहा है, ठीक है। तो वो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ना सिर्फ फास्ट है, एक्यूरेट भी बहुत ज्यादा है, गलती करने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। और जहां पे गलती हो भी जाए तो जो डिजीज आप देख रहे होते वो उसी का तो रिजल्ट होता है बेटा, है ना। तो जो डिजीज आते हैं वो दैट इज द रिजल्ट ऑफ सच काइंड ऑफ म्यूटेशंस ओनली, ठीक है। चलो विनय प्रताप इंजीनियर, गुड आफ्टरनून बेटा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने आपको ये बताया कि यूकैरियोट्स के अंदर भी जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली ही आपका रेप्लिकेट कर रहा होता है। किसने प्रूव किया, कैसे प्रूव किया? फैबा बीन्स के अंदर बाय टाइलर और उनके कलीग्स ने फैबा बीन्स इज अ यूकैरियोट, इसके अंदर प्रूव किया दैट डीएनए इन यूकैरियोट रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव। मतलब ना सिर्फ प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में भी एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज मेरा हो रहा है। आइए बात समझ, जिसको नहीं समझ में आई प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में पूछो। बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल कोट किया है ज्ञानशु सिंघल ने। द वेरी कॉमन एग्जांपल इज सिकल सेल एनीमिया। एक सिंगल सा न्यूक्लियोटाइड आपका गलत ऐड हो गया है जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ठीक है ज्ञानशु, ठीक है गौरव, मेघा भारती, अयान सरफराज, प्रतिभा गुप्ता, विनय प्रताप इंजीनियर। कोई भी डाउट है अब तक की कक्षा में तो प्लीज मुझसे पूछो, डाउट नहीं है तो बड़ी मजेदार सी जर्नी पे लेके चलती है तुम लोगों को, बहुत ही मजा आने वाला है। ये बात क्लियर है? जो मैम जहां पे लिख रही है एमसीक्यू अलर्ट, आप भी अपनी एनसीईआरटी में लिखते हुए चलो मैम के साथ में। भाई देखो अगर ट्रस्ट किया है तो आंख बंद करके ट्रस्ट करो, जहां पे बोल रही हूँ एनसीईआरटी में ये चीज लिख लो, स्टार मार्क लगा लो, उस पर प्लीज स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि मैम हमेशा ना प्रमाण देती हुई चलती है। प्रमाण का मतलब क्या होता है जी? एविडेंस प्रोवाइड करते हुए चलती है। तो ये एविडेंस आप बच्चे देख लो। सवाल आपका एग्जाम में पूछा हुआ है नीट 2016 में, इसके बाद भी एक क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? was what might happen if DNA replication was not semi conservative। बेटा अगर सेमी कंजर्वेटिव नहीं होता तो डिस्पर्सिव होता, डिस्पर्सिव नहीं होता तो कंजर्वेटिव होता, तीनों में से एक मॉडल तो सक्सेसफुल होना ही था, ठीक है। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया है। टाइलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑन। अब देखो एग्जामिनर कितना चालाक है। विनका रोजिया, वीसिया फेबा, ड्रोसोफिला, इकोलाई भी मेंशन किया है। इकोलाई में प्रूव किया था, बिल्कुल करेक्ट बात है। प्रोकैरियोट्स में भी सेमी कंजर्वेटिव है, सही बात है। लेकिन प्रूव किया था किसने? मिचेल्सन एंड स्टॉल, ठीक है। आपने बोल दिया टाइलर सर ने तो यूकैरियोट्स में किया था। किस ऑर्गेनिज्म पे? फैबा बीन्स पे किया था। फैबा बीन्स का साइंटिफिक नेम क्या है? वीसिया फैबा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2।
डिस्पर्सिव वाला मेथड, बेटा मेघा भारती डिस्पर्सिव तो अपनाया ही नहीं गया था, वो डिस्प्रूव हो गया है ना। डिस्पर्सिव मेथड ये कहता है कि ये मेरा डीएनए है, सारे फ्रेगमेंट्स टूट टूट के बिखर जाते हैं और वो बिखरे हुए डीएनए से नया डीएनए बन जाता है। ऐसा ही होता ही नहीं है। होता एक्चुअल में क्या है कि दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड पुराना रहेगा, एक स्ट्रैंड नया बनेगा। ये डिस्पर्सिव था, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में भी सेम चीज को प्रूव किया गया, दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। किस ऑर्गेनिज्म पे प्रूव किया गया? फैबा बीन्स पे। साइंटिफिक नेम इज विसिया फैबा। तो ये सवाल आपका 2 बार पूछा गया है बच्चों आपके एग्जाम में। चलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस पे। एक कहानी सुनाती हूँ तुम लोगों को, एक कहानी सुनाती हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी। पहले मेरी कहानी सुनना, उसके बाद इस टॉपिक के बारे में मैम समझाएंगी, ठीक है। इस कहानी में 2 किरदार हैं। इस कहानी का एक किरदार है बहुत सारे एंजाइम्स जो ब्यूटीफुली काम कर रहे होते हैं, एक प्रोसेस को अंजाम दे रहे होते हैं। एंड दूसरा किरदार है आपका डीएनए मॉलिक्यूल, बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल का हमें सेमी कंजर्वेटिवली हमें डीएनए रेप्लिकेट कराना है। तो मेरे पास जो डीएनए है उसमें 2 स्ट्रैंड है। सारे डीएनए में 2 स्ट्रैंड ही होते हैं। इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये मेरा जो 2 डीएनए है, ये मेरा डीएनए है बच्चों, इसमें 2 स्ट्रैंड है, 1 स्ट्रैंड, 2nd स्ट्रैंड। अब आप खुद सोचो, मुझे इसका रेप्लिकेशन कराना है, जिसके लिए मुझे पहले तो ये दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा। यस और नो इन द चैट बॉक्स। सबसे पहले तो मुझे ये दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना पड़ेगा। यस और नो इन द चैट बॉक्स। दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करूंगी तो पहला काम मेरे पास आता है कि मुझको सेपरेशन करना है इन दोनों स्ट्रैंड्स का, ठीक है। सेपरेशन करने के बाद मुझे जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन की उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट और इनिशिएट द प्रोसेस। इनिशिएट करने के बाद मुझे देखना है कि कहीं पे कुछ टेंशन तो नहीं आ गई है, मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा। टेंशन को रिमूव करेंगे। टेंशन रिमूव करने के बाद मुझे एक्चुअल में डीएनटीपीज को ऐड करना है। अब मैं कह रही हूं नया स्ट्रैंड बनाना है। नया स्ट्रैंड का मतलब क्या हुआ? वी हैव ATGC। रेड मत यूज करो। रिचा यादव, हेलो मेरे बच्चे, हेलो। आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशंस। Lots of love, sending lots of love to you, Richa Yadav. How are you, my dear kid? How are you, my dear kid? Sorry, I couldn't control my emotions. मैं बहुत अच्छी हूँ बच्चे, आप कैसे हो? क्या स्कोर रहा आपका? क्या स्कोर रहा मेरे बच्चे आपका? जल्दी बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। कलर इज फाइन। हाँ, कलर फाइन है। हाँ हाँ यार, कलर में क्या प्रॉब्लम है? कलर फाइन है। हाँ रिचा आप लिखो, मीनवाइल मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि इस कहानी में 2 किरदार है। पहला किरदार है मेरा ये डीएनए का मॉलिक्यूल, जिसको कि मुझे रेप्लिकेट कराना है। दूसरा किरदार है बहुत सारे एंजाइम्स जो ब्यूटीफुली फंक्शन कर रहे होते हैं इस डीएनए को रेप्लिकेट करने में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद सोचो, है ना, पेन कॉपी सब साइड में रख दो। आप खुद सोचो, आपके सामने ना डबल हेलिक्स है। आप उस डबल हेलिक्स को 4 हेलिक्स में कन्वर्ट करने जा रहे हो। आपको एक स्ट्रैंड पुराना रखना है पेरेंटल वाला, एक स्ट्रैंड नया बनाना है। अब डीएनए इतना बड़ा है, किसी पॉइंट से शुरुआत करनी पड़ेगी। यस और नो इन द चैट बॉक्स। सिर्फ मेरी बात सुनो, सिर्फ मेरी बात सुनो। 559 मार्क्स आ रहे। अरे रिचा हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। जिंदगी मस्त है, जिंदगी मस्त है, हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले तो अभी साथ साथ वापस से तैयारी कर लो। मेरे को टेलीग्राम पे पिंग करना, हम वहां पे बात करते हैं, ठीक है। क्या होगा, अच्छे से बात करते हैं, डोंट वरी। यस, तो मैं आपको बता रही हूँ बच्चे कि जो आपका डीएनए की 2 हेलिक्स है, पहली चीज तो आपको कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। इतना बड़ा डीएनए है, 2.2 मीटर्स डीएनए होता है। पूरा 2.2 मीटर को तो मैं अनवाइंड नहीं कर सकती हूँ, मुझे किसी पॉइंट से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वो पॉइंट जहां से कि मैं इस प्रोसेस को शुरू करती हूँ उसको मैं कहती हूँ ORI, ORI, which is origin of replication, which is your origin of replication। शुरुआत जहां से करी, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है origin of replication। ज्ञानशु करेक्ट बात, ORI। नाउ अब मुझे पता है कि मुझे यहां से शुरुआत करनी है, इस डीएनए में मेरे को यहां से शुरुआत करनी है। अब पहले इस डीएनए को मुझे अनवाइंड करना पड़ेगा, अनट्विस्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर पाऊंगी।
तो पहली प्रॉब्लम मेरे सामने आई, हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम सामने आई कि मेरे को उसको अनवाइंड करना है। अनवाइंडिंग के लिए मुझे किसी एंजाइम की आवश्यकता है, तो वो एंजाइम है मेरा हेलिकेज। क्या बोला बच्चों मैंने? हेलिकेज, HELICASE। हेलिकेज इज द एंजाइम विच इज यूज्ड टू सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। जो ओराई है वहां पे हेलिकेज आके रुक जाएगा और दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस, एम आई क्लियर? गौरव यादव कह रहे मैम व्हाई डू वी नीड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यादव साहब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, मुझे बताओ 2.2 मीटर ऑफ डीएनए कहां से शुरुआत करूं? इतना बड़ा डीएनए ओपन करके रख देंगे तो कैसे काम चलेगा? न्यूक्लियोटाइड तो एक एक करके ही ऐड हो पाएगा बेटा, इसलिए फ्रेगमेंट्स में मुझे ओपन करना है, फ्रेगमेंट्स में मुझे ऐड करना है, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ फ्रेगमेंट को मैं ओपन करूंगी, फिर उसमें मैं ऐड करूंगी। तो ये आपका बिट्स एंड पार्ट्स में चलेगा पूरा प्रोसेस। इतना लंबा डीएनए एक बार में नहीं हो पाएगा। प्रोकैरियोट्स में छोटा डीएनए पॉसिबल है, यूकैरियोट्स में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं जहां पे कि स्टार्टिंग करी जा सके, एंड दोज पॉइंट्स आर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको कि आप ओराई बुला देते हो। ठीक है, ऋचा यादव बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल होता जा रहा है डे बाय डे। डॉक्टर अमित राठौड़, यू आर न्यू, यू आर मोस्ट वेलकम। पहली चीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, उसके बाद क्लास लगाओ। ठीक है, चलो सुपर। तो हमने ये बात कही कि बच्चे 2.2 मीटर ऑफ डीएनए को हमने शुरुआत करी है और आई से हमने उसको अनवाइंड किया। अनवाइंड किया किसकी हेल्प से? बोलो मैम, हेलिकेज की हेल्प से। हेलिकेज इज एन एंजाइम व्हिच इज यूज्ड टू अनवाइंड द डीएनए मॉलिक्यूल। अब अनवाइंडिंग हो गई। नाउ जो मेन एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, दैट एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बहुत परफेक्ट एंजाइम है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड में ऐड करने की क्षमता रखता है, विद सुपर्ब स्पीड, विद सुपर्ब एक्यूरेसी। जबरदस्त एंजाइम है, सारी बातें बड़ी अच्छी है। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि शुरुआत नहीं कर पाता है। शुरुआत के लिए इसको कोई साथी चाहिए, उसके बाद 2000 बेस पेयर फटाफट से ऐड कर देगा 1 सेकंड में, बट शुरुआत कोई और कर दे, है ना? आपने सुना होगा ना, जब 10वीं में 9वीं में एग्जाम देते थे कि यार क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, शुरुआत बता दे, 1-2 वर्ड बता दे, फिर मैं पूरा 5 नंबर का लिख के आ जाऊंगा। ये बात मैं बच्चों से बहुत सुनती हूँ। तो कुछ ऐसा ही डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी है। शुरुआत कोई और एंजाइम कर दे, फिर उसके ऊपर बिल्डअप कर लेगा बड़ी आसानी से। तो शुरुआत करने के लिए वी हैव वन मोर एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज प्राइमेज। तो सेपरेशन के लिए हेलिकेज है, शुरुआत करने के लिए मेरे पास प्राइमेज है। प्राइमेज क्या करता है बच्चों? प्राइमेज ना शुरुआत में आरएनए प्राइमर को ऐड करता है। अब आरएनए प्राइमर क्या होता है? प्राइमर इज अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड। 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया, डीएनए पॉलीमरेज को जगा दिया कि भाई देखो हमने शुरुआत कर दी है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज विल टेक ओवर। वो क्या करेगा? फटाफट से न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू करेगा, फटाफट से डीएनटीपीज को ऐड करना शुरू करेगा। अब डीएनटीपीज को ऐड करने के लिए एनर्जी की भी आवश्यकता है। तो जो डीएनटीपीज है दे विल सर्व 2 पर्पस। पहला पर्पस तो ये एज ए सबस्ट्रेट यूज हो जाएंगी, क्योंकि टी के आगे मुझको ए लगाना है, जी के आगे मुझको सी लगाना है, तो एज ए सबस्ट्रेट तो यूज होंगी ही होंगी, उसके साथ में ये एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगी, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, यहां तक कहानी में कुछ भी दुविधा लग रही है तो प्लीज पूछो, अदरवाइज कहानी को आगे बढ़ाया जाए। यहां तक की कहानी में कोई भी प्रॉब्लम फील हो रही है बच्चों तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज कहानी को आगे बढ़ाया जाए। यस एवरीवन, यस मैम, देयर इज एनी एंजाइम टू फाइंड ओराई। हाँ बेटा, हेलिकेज इज दैट एंजाइम ओनली। हेलिकेज आपका ओराई पे जाके ही चिपकेगा, वहीं से ही अनवाइंड करेगा। मैम डेली, हाँ बेटा डेली क्लास होती है, डेली क्लास 12:30 ऑल्टरनेट डे पे क्लास होती है, 6 और 7 पे भी आपकी क्लास होती है। आप बायोग्रू में तो आप हुई, वहां पे मैं डाल देती हूँ क्लासेस को। ठीक है, हाँ जी। तो कोई डाउट है अब तक तो प्लीज मुझसे पूछो। मैम ने ये समझाया कि मेरे पास डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। पहली बात तो मुझे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को फाइंड आउट करना है, और आई इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से शुरुआत होगी प्रोसेस की, इट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। शुरुआत करने के लिए आएगा मेरा हेलिकेज एंजाइम।
हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? हेलिकेज एंजाइम मैम अनवाइंडिंग करेगा, उस डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को ओपन कर देगा। अनवाइंडिंग करने के बाद आता है मैम मेरा प्राइमेज। मैम प्राइमेज की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मेरा जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है दैट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस, दैट्स व्हाई आरएनए प्राइमेज जो है वो आरएनए प्राइमर को ऐड कर देगा। आरएनए प्राइमर ऐड हुआ, अब तो वारे ही न्यारे हो जाएंगे। जो आरएनए प्राइमर है वो एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड है मेरे बच्चों, ऐड हो गया। अब तो क्या है जी, अब मेरा जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है व्हिच इज द मेन एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज व्हिच इज द मेन एंजाइम, वो डीएनटीपीज को ऐड करना शुरू कर देगा। अब जो डीएनटीपीज ऐड हो रही हैं बच्चे, ये डीएनटीपीज दोनों फंक्शन को प्ले करेंगे, ड्यूअल फंक्शन होगा। पहला तो ये कि एज ए सबस्ट्रेट काम में आ रही है, दूसरा ये कि ये एनर्जी भी प्रोवाइड कर देंगी ऐड होने की। अब ये एंजाइम बहुत एफिशिएंट है, ये 2000 बेस पेयर पर सेकंड ऐड करने की क्षमता रखता है। यहां तक कोई गैप है तो प्लीज मुझसे पूछो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ये इन बातों में कहीं पे भी कोई गैप फील कर रहे हो बच्चों? यस और नो? यस और नो? नो डाउट मैम। चले आगे, चले आगे। अब सुनो, गौरव यादव ने मुझसे एक बात पूछी थी कि मैम पूरा डीएनए हम क्यों नहीं ओपन करके रख देते? तो बेटा 2.2 मीटर ऑफ डीएनए है, उसको अगर आप ओपन कर दोगे तो हमें ये सारे एंजाइम कितना फंक्शन कर पाएंगे? Congrats for AIR1, थैंक यू सो मच युगल। AIR1 अनाउंस होना अभी बाकी है, लेकिन हाँ 99.9% तो श्योर ही है कि AIR1 हमारे यहाँ से ही आ रहा है, रघुराम रेड्डी। जल्दी ही उसका इंटरव्यू भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, इंटरव्यू इज इन प्लानिंग। उस बच्चे से बहुत सारी बातचीत करी है मैंने, वो सारी बातचीत, वो सारे खुलासे भी आपके पास, आपको धीरे धीरे होते रहेंगे आपके सामने, ठीक है? धीरे धीरे सारे खुलासे होते रहेंगे आपके सामने। तो मैं तो बहुत खुश हूं जब अपने बच्चे इतना ग्रोथ करते हैं, तो उससे मजे वाली बात कुछ नहीं होती है। यस, चलो ये बात आ गई समझ। अब आगे देखते हैं बच्चों। मैंने कहा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे वो अनवाइंडिंग करेगा, तो डीएनए बहुत बड़ा है 2.2 मीटर्स। इतना बड़े डीएनए को अनवाइंड करना और फिर उसमें न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना इज नॉट फिजिबल। तो कुछ पार्ट्स के अंदर डीएनए को अनवाइंड किया जाता है। वो एक पार्ट जिसमें आप डीएनए को अनवाइंड कर रहे हो उसको मैं रेप्लिकेशन फॉर्क कहती हूँ। क्या कहती हूँ बच्चे? रेप्लिकेशन फॉर्क कहती हूँ। तो 2.2 मीटर में से फॉर एग्जांपल 50 सेंटीमीटर एक बार ओपन किया, 50 दोबारा किया, फिर 50 किया, फिर 50 किया, फिर 50 किया। दैट्स हाउ अनवाइंड करती जाऊंगी, दैट्स हाउ न्यूक्लियोटाइड्स को मैं ऐड करती हुई जाऊंगी। है मैं क्लियर? 50-50 करके। तो जो पहला 50वां है, पहला 50 सेंटीमीटर है, उसको मैंने रेप्लिकेशन फॉर्क कहा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे जब हेलिकेज ने अनवाइंड किया तो एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए को ही अनवाइंड किया। जितने स्ट्रेच ऑफ डीएनए को अनवाइंड किया उसको मैं रेप्लिकेशन फॉर्क कहती हूं, उसको मैं रेप्लिकेशन फॉर्क कहती हूं। अब देखो एक बड़ी छोटी सी असुविधा हो जाती है डीएनए को, एक एंड से अनवाइंड हो रहा है। आप सोचो आपके पास में एक रस्सी है, आप एक एंड से ऐसे उस रस्सी को सुलझा रहे हो। जब आप एक एंड से रस्सी को सुलझाते हो तो दूसरे एंड पे वो और ज्यादा उलझना शुरू कर देती है, मतलब दूसरे एंड पे एक टेंशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अब उस टेंशन को कैसे रिमूव किया जाए? उस टेंशन को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक और एंजाइम है, क्योंकि कहानी में दो ही किरदार है, डीएनए एंड द एंजाइम्स। तो जो दूसरा अब ये टेंशन को रिमूव करने वाला एंजाइम है दैट विल बी योर टोपोआइसोमरेज, दैट विल बी योर टोपोआइसोमरेज। Topoisomerase is the enzyme which is going to remove the tension from the other end. दूसरे एंड पे जो टेंशन हो गई है उस स्ट्रेस को, उस टेंशन को रिमूव करा जाएगा थ्रू टोपोआइसोमरेज। किसी किताब, कोई रेफरेंस किताब पढ़ते समय अगर डीएनए गायरेज का जिक्र सामने हो तो आप समझ लेना कि डीएनए गायरेज इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज। वो भी एक टोपोआइसोमरेज का टाइप ही है, वो कुछ अलग नहीं है, पहली बात। ठीक है बच्चे? तो ये 5 बातें किसको नहीं समझ में आई प्लीज मुझसे पूछो। नो डाउट मैम। डॉक्टर अमित राठौड़, क्रिस्टल क्लियर मैम? नो डाउट मैम, नो डाउट मैम। हाँ जी, टोपोआइसोमरेज क्या कर रहा है, आगे बात समझ में।
हेलिकेज आपका अनवाइंडिंग करेगा, जितना पार्ट अनवाइंड कर रहा है उसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहा। प्राइमेज इनिशिएट करेगा प्रोसेस को, आरएनए प्राइमर को ऐड करेगा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनटीपीज को ऐड करेगा, पॉलीमराइज करेगा रिएक्शन को। एंड टोपो आइसोमरेज दूसरे स्ट्रैंड से टेंशन को रिमूव करेगा आपका टोपो आइसोमरेज। अब देखो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब मैं इसको डीएनए पॉलीमरेज ही बोल रही हूँ, ये इतना एफिशिएंट एंजाइम है, 2000 बेस पेयर एक सेकंड में ऐड कर रहा है विद सुपर्ब एक्यूरेसी, सुपर्ब स्पीड। अब जब कोई भी इंसान इतना परफेक्ट होता है तो एक छोटा मोटा लूप होल उसके साथ में अटैच हो जाता है ताकि उसको घमंड ना आए। ईश्वर ध्यान रखते हैं कि घमंड भी नहीं होना चाहिए इसको, इंसान को, तो इस एंजाइम को भी घमंड नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक प्रॉब्लम तो ये अटैच करी कि ये इनिशिएट नहीं कर सकता प्रोसेस को, दूसरी प्रॉब्लम ये अटैच करी कि ये एक ही डायरेक्शन में ऐड कर सकता है न्यूक्लियोटाइड्स को, और वो एक डायरेक्शन होगा 5 to 3 प्राइम। तो बच्चों मेरे जो डीएनए पॉलीमरेज है, इट कैन polymerize or it can add nucleotides only in one direction which is 5 prime to 3 prime। इसी डायरेक्शन में ऐड कर पाएगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में। अब मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि जब मैम ने पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मैम ने कहा था एंटी पैरेलल है, मैम ने कहा था कि ये तुम्हारा डीएनए इतना मैंने ओपन कर दिया, तो मैम ने कहा था यार एक स्ट्रैंड 5 to 3 है तो दूसरा मेरा 3 to 5 होगा, ये एंटी पैरेलल है। अगर डीएनए पॉलीमरेज एक ही डायरेक्शन में काम करेगा तो अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। वो क्या सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है देखते हैं बच्चों। ये मेरी बात समझ पा रहे हो तुम लोग, समझ पा रहे हो? वो क्या सेट ऑफ प्रॉब्लम है? ये रेड कलर तो दिख रहा था ना बच्चों, रेड दिख रहा था ना, है ना? यस। वो क्या प्रॉब्लम है सुनना जरा ध्यान से। ये मेरा पेरेंटल स्ट्रैंड है 5 to 3, ये मेरा 3 to 5 पेरेंटल स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर को ऐड किया, तो जो ये नया डीएनए बनेगा रेड कलर से, इट विल बी एंटी पैरेलल टू 5 to 3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्ट्रैंड में, प्रतीक्षा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्ट्रैंड में। इस वाले स्ट्रैंड की सोचो, अब जो ये नया स्ट्रैंड बनेगा ये 3 से 5 होगा, तो प्राइमर कहाँ ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे कि यहाँ पे? बोलो 5 के पास कि 3 के पास? बोलो मैम 5 के पास ही करना पड़ेगा, तो यहाँ प्राइमर ऐड हुआ। ये बात किसको समझ आई? ये बात किसको समझ में आई? नहीं आई तो मैं रिपीट करती हूँ, नहीं आई तो मैं रिपीट करती हूँ, जल्दी पूछो मेरे से। डीएनए पॉलीमरेज की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है, विच इज 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। जो मेरा डीएनए है वो एंटी पैरेलल होता है। हाँ ज्ञानशु, चल रिपीट कर रही हूँ, सुन ले मेरी बात। जो डीएनए है वो एंटी पैरेलल होता है। जब मैंने डीएनए को ऐसे ओपन किया, इसको मैं रेप्लिकेशन फॉर्क बुलाती हूं, जब मेरे हेलिकेज ने इसको ओपन किया तो एक स्ट्रैंड 5 to 3 ब्लैक वाला तुम्हारा पेरेंटल है ज्ञानशु, ये ब्लैक वाला 3 to 5 पेरेंटल है ज्ञानशु, रेड वाला नया सिंथेसाइज हो रहा है। तो दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। ये बात मुझे क्लियर है ज्ञानशु, ठीक बात है? ठीक बात है ज्ञानशु, ये क्लियर है तेरे को? हाँ मैम क्लियर है। अब मुझको ये बताओ, अगर ये 5 to 3 है तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा इसका ऑपोजिट होगा, बिकॉज एंटी पैरेलल है ज्ञानशु, तो ये तुम्हारा 3 to 5 बनेगा। ये वाले स्ट्रैंड की देखो, ये पेरेंटल मेरा 3 to 5 है, तो नया वाला 5 to 3 होगा। आई बात समझ? आई बात समझ? अब डीएनए पॉलीमरेज तो 5 to 3 में ही काम करेगा। अब डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए चाहिए प्राइमेज, तो इस वाले स्टैंड पे प्राइमेज कहां अटैच करूं? बोलो मैम यहां करो, तभी तो 5 to 3 में सिंथेसाइज कर पाएगा। और इस वाले स्टैंड में बोलो मैम यहां करो, तभी तो 5 to 3 में सिंथेसाइज कर पाएगा। ये मेरा 5 प्राइम है, ये मेरा 3 प्राइम है। ये बात आई समझ ज्ञानशु? ये बात आई समझ? यस और नो इन द चैट बॉक्स। बाकी बच्चे, न्यूटन, युगल, मेघा, गौरव, अमित, रिचा, कोई भी बात अब तक जो नहीं समझ में आई हो? चले आगे। अब देखो यहां कोई फाइट नहीं है, डीएनए तो आपका रेप्लिकेट करता है बिट्स एंड पार्ट्स में, इतना ही अनवाइंड करा तो इतना ही रेप्लिकेट करेगा। अब हेलिकेज दूसरे ओराई पे अटैच हो जाएगा और इस वाले पार्ट को भी अनवाइंड कर देगा।
जब हेलिकेज ने इस वाले पार्ट को भी अनवाइंड कर दिया, अब आएगी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आएगी मैम? देखो भाई, ब्लैक कलर से दिखा रही हूं मैं तुमको। अब मेरा इतना सारा डीएनए अनवाइंड हो चुका है, ठीक है, ये रेड कलर इस्तेमाल कर रही हूं। ये वाला पार्ट, ये मेरा पॉलीमरेज था, ये मेरा परमेज था, यहां तक हो चुका था पहले, यहां तक हो चुका था पहले। ये मेरा 5 to 3 है, ये मेरा 5 to 3 है। ये मैं पुराना डायग्राम बनाया मैंने, कुछ मैंने नया नहीं किया, इसमें कुछ नया नहीं किया, पुराने वाला डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे इससे ऊपर वाला पार्ट भी ये अनवाइंड हो गया, ऊपर वाला पार्ट भी अनवाइंड हो गया, है ना। अब पहले इस ट्रेंड को समझो। डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 में काम करेगा, 5 to 3 सिंथेसाइज कर रहा है, आगे बढ़ जाएगा, ये भी 5 to 3 रहेगा। कोई फाइट हुई? नहीं मैम, कोई फाइट नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस ट्रेंड को देखो, डीएनए करता है काम 5 to 3 में, 5 to 3 यहां लेके चला गया। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, कैसे वापस कैसे जाए? नहीं जा सकता। अब क्या किया जाए? एक और प्राइमेज को ऐड करना पड़ेगा, यस और नो? एक और प्राइमेज को ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज इट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस, इनिशिएट तो कर ही नहीं सकता है। तो मुझे एक स्ट्रैंड पे दोबारा प्राइमेज को बुलाना पड़ा, दोबारा प्राइमर को ऐड करना पड़ा। मुझे इस स्ट्रैंड पे दोबारा प्राइमर ऐड नहीं करना, क्योंकि डायरेक्शन 5 to 3 ही चल रही है। यहाँ पे 3 to 5 हो जाती डायरेक्शन, बट पॉलीमरेज तो 5 to 3 ही करेगा, इसलिए 5 to 3 करने के लिए मुझे एक और प्राइमर यहाँ पे ऐड करना पड़ गया। Am I clear? Am I clear or am I clear everyone? ये बात किसको समझ में आई? आई समझ में? एक और प्राइमर को ऐड करना पड़ेगा। इन ए सिमिलर वे जब मैं बाकी डीएनए को अनवाइंड करूंगी तो एक स्ट्रैंड तो पूरा ऐसे चलता जाएगा, बट दूसरे स्टैंड पे जगह जगह मुझे प्राइमर को ऐड करना पड़ेगा, विच मीन्स यहाँ पे जो सिंथेसिस हो रहा है उसको मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन इस वाले स्टैंड में मुझे बार बार बीच बीच में प्राइमर को ऐड करना पड़ रहा है, इसको मैंने कहा बच्चों डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, डिसकॉन्टिन्यूअस। इस वाले स्ट्रैंड को मैंने कहा मेरे बच्चे लीडिंग स्ट्रैंड, ये लीड कर रहा है। इस वाले स्ट्रैंड को मैंने कहा मेरे बच्चे लैगिंग स्ट्रैंड, ये लैग कर रहा है। और ये जो पार्ट्स तुम्हारे बन गए, जो बिट्स एंड पार्ट्स में सिंथेसिस हो रहा है, इट्स पार्ट्स को मैंने बोल दिया ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो कोई तुमसे पूछे व्हाट आर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, तुम क्या कहोगे? तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे मैम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर द फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। क्यों प्रोड्यूस हुए? क्योंकि मैम जब हमारे को 5 to 3 में ही सिंथेसाइज करना है तो मुझे बार बार प्राइमेज की हेल्प से प्राइमर को ऐड करना पड़ेगा, तो फ्रेगमेंट्स बनते चले जाएंगे। उस फ्रेगमेंट को मैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बोल देता हूं। किस स्ट्रैंड पे हुआ? बोलो मैम लैगिंग स्ट्रैंड पे हुआ। लीडिंग पे कैसा होता है? बोलो मैम कॉन्टिन्यूअस होता है, वहां पे कोई फाइट नहीं है, एक प्राइमर ऐड हुआ, वही सिंथेसाइज कर देता है पूरे के पूरे डीएनए स्ट्रैंड को। बता दो, कुछ डाउट है? कुछ डाउट है बच्चों? बता दो, बता दो। तो डीएनए पॉलीमरेज की इस प्रॉब्लम से दैट इट कैन सिंथेसाइज ओनली इन वन डायरेक्शन, वी हैव क्रिएटेड लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स। कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी आपत्ति, अंडरस्टूड मैम? कुछ भी प्रॉब्लम, कहीं पे भी एक भी बात नहीं समझ आई तो प्लीज 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 मुझसे पूछो बच्चों। कहीं पे भी कोई भी लूप होल रह गया हो, कहीं पे कोई बात मेरी नहीं समझ आई हो, प्लीज मुझसे पूछो बच्चों। अंडरस्टूड मैम? अंडरस्टूड। एक बात तो तुमने पूछी नहीं मैम, जो ये फ्रेगमेंट्स बन गए इसका क्या? इसका क्या? जो ये फ्रेगमेंट बन गए हैं मेरे बच्चों, इनको ज्वाइन करा दिया जाएगा। किसकी हेल्प से? बोलो मैम डीएनए लाइगेज की हेल्प से। डीएनए लाइगेज इज ए ग्लू लाइक एंजाइम। ये ग्लू होता है जो चिपका देगा सारे फ्रेगमेंट्स को, बिकॉज डीएनए तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डीएनए तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। डॉक्टर अमित मैम 11th and 12th बायो आप एंड तक पढ़ाओगे? बिल्कुल भाई अमित जी, डॉक्टर अमित राठौड़ पूरी 11वीं पूरी 12वीं पूरी 12वीं आपको मैम पढ़ाएंगी। एनसीईआरटी में अंडरलाइन कराएंगी एक एक चीजें। एनसीईआरटी जो तुम नहीं पढ़ पाते हो, सुना सबसे होता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पर पढ़ नहीं पाते हो, मैम पढ़ाएंगी तुमको।
ठीक है, बस तुमको कंसिस्टेंटली हर क्लास में आना है और कुछ भी नहीं करना है। एनसीईआरटी लेके आया करो, बस एनसीईआरटी लेके मेरे साथ में बैठ जाया करो, क्लास पढ़ते रहा करो और एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते रहा करो, दैट्स ऑल। और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैम वाई आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड ऑन लेगिंग स्टैंड? गौरव यादव बेटा अभी तो बताया मैंने, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इसलिए प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है, और वो एक डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, है ना। तो एक स्ट्रैंड पे तो 5 to 3 मिल जाएगा कॉन्टिन्यूसली, दूसरे पे नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बेटा आपके बार बार हमें प्राइमर को ऐड करना पड़ता है। बार बार प्राइमर ऐड किया, इसीलिए मेरे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हो गए, जिसको मैं ज्वाइन करा दूंगी बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज डीएनए के लिए फॉर्म्ड, हाँ बिल्कुल, डीएनए सिंथेसाइज करना है ना मेरे को दूसरे स्टैंड पे भी, इसलिए हुआ। ज्ञानशु मैम विल यू प्रोवाइड? यस बेटा, आपको हर एक क्लास के नोट्स मिलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारी प्रॉब्लम का निवारण मिल जाएगा। बड़े सारे क्वेश्चंस भी वहां पे पोस्ट होते रहते हैं, सारे नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए दोबारा बताना चाहती हूँ तुम बच्चों को, ये पीपीटी मैं तुमको दे दूंगी, इस पीपीटी को जरूर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ओराई क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, हेलिकेज क्या है, कैसे तुम्हारा प्राइमर ऐड हो रहा है, ये सारी स्लाइड्स यहाँ पे दी हुई है, इसको आप लोग देख लेना, है ना। मैम ने तुमको समझा दिया ये एक एक चीज, ये सारी स्लाइड्स तुमको दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब बस मेरी बात सुन लो, मुझको 2 मिनट और चाहिए आपके, उसके बाद हम अलविदा लेंगे आपसे। जस्ट 2 मिनट्स एवरीवन। मैंने तो तुम्हें समझाया डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सुनना मेरी ध्यान से। डीएनए रेप्लिकेशन जो है आपका सेमी कंजर्वेटिव होता है। हाफ डीएनए जो है पेरेंटल है, रेस्ट हाफ नया सिंथेसाइज हुआ है। जो पेरेंटल है बच्चे, उसके अंदर हमने एक स्ट्रैंड पुराना लिया, एक स्ट्रैंड नया बना। जो पुराना लिया पहले आपका हेलिकेज ओराई पे आएगा, उसको अनवाइंड कर देगा। जितना पार्ट अनवाइंड हुआ उसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोल दिया हमने। रेप्लिकेशन फॉर्क के ऊपर आपका प्राइमेज आके प्राइमर ऐड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए पॉलीमरेज आपका इनिशिएट नहीं कर सकता प्रोसेस को, इसलिए इनिशिएट करने के लिए आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट है। ये जो प्राइमर है ये शुरुआत कर देगा, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 2000 बेस पेयर पर सेकंड तक ऐड करने की क्षमता रखता है, फटाफट ऐड करता हुआ चला जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ में ये है कि जो एक स्टैंड से जब हमने अनवाइंड किया तो दूसरे स्टैंड पे टेंशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जब दूसरे स्टैंड पे टेंशन क्रिएट होगी, उसको रिमूव करने के लिए वी आर हैविंग टोपो आइसोमरेज एंजाइम। प्रोकैरियोट्स में इसको आप डीएनए गायरेज भी कह देते हो, बट इसको आप टोपो आइसोमरेज कहते हो, जो टेंशन जो स्ट्रेस रिमूव करता है दूसरे एंड से। नंबर 1। नाउ जो आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसका एक प्रॉब्लम तो ये है कि इनिशिएट नहीं कर रहा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है, घोड़े की तरह आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। इसकी वजह से एक स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होगा, दूसरे पे डिसकॉन्टिन्यूअसली हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस वाले को लीडिंग कहेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस वाले को लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। जहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस है वहां पे फ्रेगमेंट्स बन गए, जिसको कि मैंने ओकाजाकी फ्रेगमेंट कह दिया, जिसको मैं ज्वाइन कराऊंगी बाद में बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज इज अ ग्लू लाइक एंजाइम जो कि उसको ज्वाइन कराने में हेल्प कर देगा। ये आपकी पूरी प्रोसेस थी। आई बात समझ? अभी भी कुछ भी डाउट अगर आपका रह जाता है बच्चों, मैंने कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर दिया होगा पूरा टॉपिक, बट अगर अभी भी कुछ भी डाउट रह जाता है तो प्लीज 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 मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन माई सेल्फ अगेन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोबारा बताने में, दोबारा समझाने में। तो ये इसका पीडीएफ तुम्हारे को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी आपकी हो तो कमेंट्स में डाल देना, क्वेरी नहीं हो तो यार सेशन को शेयर करना। बाकी बच्चे जो अभी भी बैठ के इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि हम कैसे इस टॉपिक को समझे, इतना डिफिकल्ट सा टॉपिक है, भारी भरकम है, इसको मैम ने आसान कर दिया है तुम्हारे लिए। तो ये आसानी भरा टॉपिक बाकी सब बच्चों को भी शेयर करो अपने सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस लगा लो, इंस्टा पे स्टेटस लगा लो, टेलीग्राम पे शेयर करो, ताकि बाकी बच्चे भी इतनी बेहतरीन क्लासेस का लुत्फ उठा पाए। ऑलराइट, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जरूर से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो। बी हैप्पी एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सब्सक्राइब कर लो एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर दिस पीडीएफ। बाय एवरीवन।